हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम ऑर्गेनाइज किए गए थे। ऑनलाइन एग्जाम की आज हम लोग वीडियो में ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 28 दिसंबर 2021 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे और 28 दिसंबर 2021 के पेपर 2 में हम लोग पहला सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी पार्ट का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डिफाइन दैट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट नेवर एंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गिवन है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा अंत क्रियात्मकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंत क्रियात्मकता का सिद्धांत। देखिए जो विकास है आपका, विकास शब्द किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन जैसे व्यक्तित्व में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को संदर्भित करता है। हालांकि अक्सर वृद्धि और विकास का परस्पर उपयोग किया जाता है कि विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के शारीरिक परिपक्वता वृद्धि को प्राप्त करने के बाद भी जारी रहती है। व्यक्ति लगातार बदल रहा है क्योंकि वह पर्यावरण के साथ अंत क्रिया करता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत, और विकास निरंतरता के सिद्धांत का अनुसरण करता है जो गर्भधारण से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। यह जीवन में कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रन इज करेक्ट फ्रॉम द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। यानी कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के व्यवहार की अनुभवों के वजह से छोटी वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आपका जो रचनावाद है तो और सामाजिक रचनात्मक स्वरूप है, जो रचनावाद है इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का सर्जन शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। और जो सामाजिक संरचनावादी स्वरूप है, छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक विन्यास को भी शामिल करना होता है जिसमें वे सीखते हैं और जिसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है, जिसमें वे सीखते हैं कि इसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है क्योंकि वे अपने विचारों को बदलते हैं। इस दृष्टिकोण से जिसमें कभी कभी स्थित अनुभूति छात्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा का उपयोग और विभिन्न संदर्भों से अर्थ कैसे प्राप्त होते हैं के रूप में संदर्भित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, while playing a group of children enact scenes from a recent popular movie, the situation highlights that dash is an important agency of socialization। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्य का अभिनय करता है।
या स्थिति या दर्शाती है कि गैर समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार, मीडिया, सहपाठी, धर्म। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक। देखिए, जो आपका समाजीकरण है, समाजीकरण की प्रक्रिया मूल्यों और मानदंडों से आपको अपने आप में आत्मसात करने या समाज में रहने की सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अधिक व्यापक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है जिसमें वह भाग लेता है, और उन भूमिकाओं में उन मूल्यों और मानदंडों की अभिव्यक्ति करता है, वह अधिनियमित करता है। समाजीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति की भूमिकाएं उसके सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति होती हैं। समाज में जो कुछ भी संचार करता है उसकी प्रकृति समाज के साथ उसकी अंतक्रिया के प्रभाव से निर्धारित होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, मैचिंग है। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। देखिए, ये अवस्थाएं दी गई हैं प्याजे जी की क्या दी गई हैं, अवस्थाएं, और आपको बताना है कि विकास का स्तर कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। फर्स्ट का ए, टू का डी, थ्री का बी, फोर्थ का सी। यानी कि फर्स्ट का ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये हो जाएगा आपका परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। और फोर्थ का आपका हो जाएगा सी, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था का हो जाएगा वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द लर्निंग। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या सबसे आवश्यक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो जीन पियाजे ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। उन्होंने इसे विभिन्न विकास की अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। उन्हें बाल मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। ठीक। देखिए, जो आपका विद्यार्थी द्वारा सक्रिय है, ठीक, जो उन्होंने क्या बताया था, जो संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी, और जानकारी केवल पर्यावरण से बच्चों के मस्तिष्क में नहीं जाती है। इस बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चे आसपास के वातावरण के साथ अंतक्रिया की समझ विकसित करते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से विश्व की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक। और अंत इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने की निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, which of the following is not advocated in socio-constructivist classroom based on the Lev-Vygotskian constructs। लेव-वेगोट्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से कौन किसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप ऑप्शंस में जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया, समर्थन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परीक्षा के लिए अधिगम। ऑप्शन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो रचनावाद है एक विचार पर केंद्रित है। मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। रचनावादी अधिगम को मानसिक निर्माण का परिणाम मानते हैं या अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्मित या सर्जित
किया जाता है या अवैयक्तिक या निरपेक्ष नहीं है। सामाजिक रचनावाद अधिगम की सहयोगी प्रकृति पर केंद्रित है। ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ, उनकी संस्कृति और समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया कर सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर द वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग दैट मेक्स अप अ कम्युनिटी कल्चर। यानी कि लेव वेगोट्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिसमें समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा सामाजिक अंत क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए जो लेव वेगोट्स्की है, लेव वेगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत में वेगोट्स्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देते हैं। उनके अनुसार बच्चे के विकास के लिए 3 मुख्य जरूरत और हैं, वे हैं सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति और भाषा है। देखिए जो सामाजिक अंतःक्रिया जो है आपके लेव वेगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास लोगों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर है। बच्चे चिंतन अधिगम व्यवहार करने की विधियां को प्राप्त करते हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से एक समुदाय की संस्कृति बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ प्रपोज बाय द लॉरेंस कोहलसबर्ग। लॉरेंस कोहलसबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किससे सही वर्णित है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि आपके कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 8 का आपका आंसर होगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आपका नैतिक विकास है, नैतिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, किसी व्यक्ति की सही और गलत विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक गठन को नैतिक विकास कहा जाता है। एक बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलसबर्ग द्वारा 1958 में प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत का 3 विभिन्न स्तरों और 3 स्तरों को आगे 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। 3 आपके स्तर हैं, पूर्व पारंपरिक, सेकंड है आपका पारंपरिक स्तर और तीसरा है आपका उत्तर पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक में 2 चरण है, सजा, आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। दूसरा चरण है वाद विनिमय, अभिविन्यास। पारंपरिक स्तर में आपका होगा चरण थर्ड और चरण फोर्थ। चरण थर्ड में आपका होगा अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, लड़की, अभिविन्यास। चरण 4 में आपका होगा कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास। उत्तर पारंपरिक स्तर में आपका चरण होगा सामाजिक अनुबंध की स्थिति और चरण 6 होगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास। ठीक। जो सार्वभौमिक विन्यास है आपका तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता और निरंतरता के लिए अपील करने वाले स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के अनुसार विवेक को निर्णय देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्यूज चिल्ड्रन एज, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सेकंड होगा कोरी पट्टी रिक्त स्लेट जैसे। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था जो इस बात पर जोर देती है कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से ही होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। बच्चे द्वारा सीखी गई प्रत्येक बात उनके पाठ्यक्रम और गतिविधियों से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षार्थी अपने आसपास की खोज करके समस्या को हल करने के लिए नए नए तरीके खोजने के लिए जिज्ञासु होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा विषय वस्तु और अनुभव से जुड़कर
शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है, समस्या समाधान और गहन चिंतन पर जोर देती है, पाठ्य पुस्तक पर जोर न देना और कई संसाधनों पर जोर देना। इन सभी संदर्भों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कोरी पट्टी रिक्त स्लेट जैसे दृष्टिकोण रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय द हार्वर्ड गार्डनर। यानी कि कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिकित्सक, जीव विज्ञानी, बाद यज्ञ विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो हावर्ड गार्डनर है, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। गार्डनर ने बुद्धि को सूचना को संशोधित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया, जिसे समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्य के उत्पादों को बनाने के लिए सांस्कृतिक विन्यास में सक्रिय किया जा सकता है। वह बुद्धि के सिद्धांत में शामिल है शारीरिक गति संवेदी, उदाहरण के लिए गति, भूमिका निर्वहन, अंतरा व्यक्तित्व। थर्ड है आपका प्रकृतिवादी, इसमें से आपका कौन सा है विकल्प, चिकित्सक, जीव विज्ञानी और वाद यंत्र विशेषज्ञ बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन वैगोट्स्कियन फ्रेमवर्क लैंग्वेज, यानी कि लेव वैगोट्स्की के परिपेक्ष में भाषा का आपके ऑप्शंस दिए हैं। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। ऑप्शन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। देखिए जो लेव वेगोट्स्की है, लेव वेगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इस सिद्धांत में वेगोट्स्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति और समाज के बीच गतिशील संबंधों का उत्पाद है। व्यक्ति और समाज के बीच परस्पर संबंध होता है और इसका प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन अ को एजुकेशनल क्लासरूम विच बिहेवियर ऑफ द टीचर वुड रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड हेंस शुड बी अवॉइडेड। यानी कि एक शैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करेगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर समतुल्यता समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए जो रूढ़िबद्धता है एक सरलीकृत और या मानकीकृत अवधारणा है, यह विशिष्ट अर्थ वाली छवि है जिसमें अक्सर लोग द्वारा दूसरे समूह के बारे में आमतौर पर आयोजित किया जाता है। रूढ़िबद्धता इस धारणा के आधार पर एक पारंपरिक और अधिक सरलीकृत अवधारणा है, राय है या छवि हो सकती है कि ऐसे गुण हैं दूसरे समूह के सदस्यों में समान है। लैंगिक रूढ़िवादिता एक अति सरलीकृत और अनुचित विश्वास या विचार है कि लोगों के समूह में विशेष विशेषताएं होती हैं या समूह के सभी लोग समान होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेथड डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आपके ऑप्शन है रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स। यानी कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सा उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। तो 13 का जो आपका ऑप्शन होगा, समूह में कार्य करना, भूमिका अदा करना नहीं। पोर्टफोलियो, जो आपका पोर्टफोलियो होगा ये सही हो जाएगा, परियोजना नहीं होगा। तो सेकंड सही है आपका,
और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक। देखिए जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं, साक्षरता और संख्यात्मकता की आधारभूत क्षमता और उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे कि गहन चिंतन और समस्यात्मक समाधान, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता और स्वभाव का भी विकास करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ मदर टंग बाय द लर्नर्स इन द क्लासरूम इज करेक्ट? विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देशन की भाषा निर्धारित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो मातृभाषा है, मातृभाषा आपकी प्रथम भाषा के रूप में जानी जाती है। ज्यादातर स्थितियों में अर्जित भाषा जैविक माता पिता की होती है, लेकिन दत्तक बच्चे अपने दत्तक माता पिता की भाषा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार किसी की प्रथम भाषा उस अर्थ में सहयोगी है या पर्यावरण और अधिगम से प्राप्त होती है, न कि शारीरिक विरासत से प्राप्त होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपका एजर्सन और रीजन दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा एजर्सन सही होगा और कौन सा रीजन सही होगा, और कौन सी रीजन की व्याख्या करता है एजर्सन की, यानी कि कौन सा जो कारक है या कारण है तो कथन की सही व्याख्या करता है, कौन सी सही व्याख्या नहीं करता है। अगर व्याख्या करता है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर रीजन, एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन आपकी सही व्याख्या नहीं करता है किसकी? एजर्सन, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगर आपका एजर्सन सही है, रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है तो आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं एजर्सन और रीजन को और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जो एजर्सन दिया गया, अ टीचर शुड अडॉप्ट अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन हर क्लास गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Social need to follow structured uniform curriculum and individual differences should be considered in the classroom। यानी कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। रीजन दिया गया है आपका, विद्यालयों को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। तो 15 का आपका आंसर जो हो जाएगा, एजर्सन सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है आपका सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए जो अधिगम है, जो आपका अधिगम है, एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक को निम्न को सामाजिक जीवन में भागीदारी अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र है। सामाजिक भागीदारी मुख्य गतिविधि जिसके माध्यम से अधिगम होता है। सामाजिक प्रक्रिया में भागीदारी जल्दी शुरू हो जाती है जब माता पिता अपने बच्चों के साथ अंत क्रिया करते हैं। इन अंत क्रियाओं के माध्यम से बच्चे उन व्यवहारों को प्राप्त करते हैं जो उन्हें समाज के प्रभावी सदस्य बनने में सक्षम बनाते हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट आर द आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसकैलकुलिया, यानी कि गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणन कौशल, क्षीणता, संज्ञाओं व गणितिक तथ्यों को समझने में दिक्कत होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए जो अधिगम की अक्षमता एक सामान्य शब्द है जो अर्जन में महत्वपूर्ण कठिनाइयों से प्रकट विकारों के विषम समूह को संदर्भित करता है।
अधिगम की अक्षमता का अर्थ है कि परिस्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संशोधित करने में कमी होती है, जो स्वयं को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, बरतने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो जाती है। इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया और विकासात्मक एफेसिया जैसी स्थितियां शामिल हैं। जो डिस्कैल्कुलिया है यानी कि गुणज वैकल्य या गणितीय अक्षमता है, इसमें शिक्षार्थियों का गणित को सीखने या समझने में कठिनाई होती है। ऐसे कई संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि शिक्षार्थियों को डिसकैल्कुलिया हो सकता है। और ये आपकी जो संकेत हैं निम्न प्रकार के: गिनने में कठिनाई होती है, चीजों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, भिन्न भिन्नों को समझने में कठिनाई होती है, समझ में नहीं आता कि गणितीय संक्रिया में चरणों का उपयोग कैसे करें, मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक और नकारात्मक मानों की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड्स। आपके ऑप्शन दिए हैं, देखिए जो समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से समावेशी शिक्षा में शामिल होंगे। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, और प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिल्कुल गलत। दृष्टिबाधित विद्यार्थी होंगे, और वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर है। तो फोर्थ हो जाएगा आपका आंसर। फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही है? फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो इन ऑप्शन में आप बता सकते हो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सॉरी सेकंड ऑप्शन सही है, जिसमें फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो समावेशी शिक्षा है उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक उपागम है जो एजुकेशन सिस्टम में उपेक्षा के जोखिम में है, या अपेक्षा करता है कि सभी शिक्षार्थी समान शैक्षणिक प्रावधानों को तक पहुंच के माध्यम से एक साथ सीखें। सिस्टम में महत्वपूर्ण लोग माता पिता, समुदाय, शिक्षक, प्रशासक और नीति निर्माता है। इन सभी लोगों को बच्चों के विविध आवश्यकताओं का समर्थन करना होगा। इसमें एक समस्या के बजाय एक अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्हाट बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड विल इंडिकेट टू अ टीचर दैट द चिल्ड्रन हैज विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी कि एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टि बाधित है। आपके ऑप्शंस हैं दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ उपचार, श्रवण दोष, चलन अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी की स्थिति में दिव्यांगता या अक्षमता होती है। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति की अर्थ किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी भी अक्षमता के कम से कम 40% से पीड़ित व्यक्ति हैं। दृष्टि दोष शब्द का प्रयोग केवल दृष्टिहीन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कम दृष्टि वाले लोगों के लिए भी किया जाता है। दृष्टि बाधित बच्चे दृष्टि संबंधी किसी समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उन्हें सही प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ सुविधा प्रदान की जाती है तो वे एक अच्छी साक्षरता क्षमता विकसित कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, टू कैटर टू द नीड ऑफ लर्नर हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड। यानी कि मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्यम से उच्च स्तर श्रेणी से चिंतन वाले कार्यकलाप देना। ठीक। देखिए जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र वे हैं जो समान आयु के अन्य लोगों की तुलना में बौद्धिक, सृजनात्मक, कलात्मक
और नेतृत्व की गुणवत्ता या विशेष शैक्षणिक विषयों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं तब पूरी होती हैं जब एक शिक्षक को मध्यम से उच्च श्रेणी के चिंतन वाले कार्य को देना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी समान बौद्धिक क्षमता, विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता, नेतृत्व की गुणवत्ता आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं में सक्षम होते हैं या हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? नैदानिक नामीकरण, यथोचित समायोजन, बच्चों का प्रतिकरण और प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, लोकाचार। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैदानिक नामीकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका समावेशी शिक्षा है क्या सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय यानी स्कूल सिस्टम के भीतर प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं के साथ उनकी आयु और ग्रेड के साथियों के साथ नियमित विद्यालय में पढ़ना चाहिए। इस प्रकार यह समान पाठ्यक्रम में उनकी आवश्यकताओं और अधिगम की शैलियों को समायोजित करके सभी बच्चों को या सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। समावेशी कक्षा के कुछ उद्देश्य हैं: अधिगम से लचीलापन होना, चुनौतीपूर्ण बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा की सुविधा के लिए उचित आवास का अभ्यास किया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दिया गया है निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताने कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति बिल्कुल सही, अधिगमकर्ताओं की आयु बिल्कुल गलत, अध्यापन की शिक्षा या शास्त्रीय तकनीकें बिल्कुल सही, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो 21 का आपका आंसर हो गया 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए जो निम्नलिखित में से जो कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अभ्यास अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह हमारे व्यवहार का केंद्र है, क्योंकि हम बोलना, लिखना, सोचना और अनुभव करना सीखते हैं। हमारे दृष्टिकोण और भावात्मक भाव भी अर्जित व्यवहार है। पहला है आपका शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भौतिक कारक और सामाजिक भावनात्मक कारक। ठीक, और ये लास्ट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक और पर्यावरणीय कारक और शैक्षणिक कारक और आप पर्याप्त या अनुपयुक्त शिक्षण के कारक सिद्धांत में समस्या और पर्यावरणीय कारक। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, टू लर्न मीनिंगफुली, आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्या करना चाहिए? बच्चों को समाधान महसूस होना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों के अनुभव को सम्मानित करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति होनी चाहिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सही हो जाएगा आपका आंसर और सेकंड आपका आंसर सही होगा। कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए जो अधिगम है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंतक्रिया है। अर्थपूर्ण अधिगम जो है, अर्थपूर्ण अधिगम का परिणाम तब होता है जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से और स्पष्ट रूप से नए ज्ञान को उन प्रासंगिक अवधारणाओं से जोड़ता है जो उनके पास पहले से हैं। जब अर्थपूर्ण अधिगम होता है तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, मौजूद अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हाउ शुड आ मिडल स्कूल टीचर
respond to the error made by the student during the process of learning। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शंस को पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो त्रुटियां हैं छात्र द्वारा उनके अधिगम के दौरान की गई गलतियां हैं। त्रुटियां छात्रों को समस्या के बारे में उनके कमजोर दृष्टिकोण का पता लगाने में मदद करती हैं और उन्हें अपने अधिगम में सुधार करने का अवसर भी देती हैं। त्रुटियां समस्या के संबंध में छात्रों के विभिन्न विचार प्रक्रियाओं के कारण की जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो छात्रों के लिए उनकी त्रुटियों को कम करने में सहायक होते हैं। त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षकों को छात्रों को कमजोर कमजोर पाठ को समझने में मदद करता है ताकि वे विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों को लागू करके उनमें सुधार कर सकें। त्रुटियों को अवधारणात्मक अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम करके सीखना आदि द्वारा दूर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आ स्टूडेंट हु कंसीडर्ड हरसेल्फ गुड एट मैथ्स blame her poor marks in exams on her failure to have studies hard this reasoning reveals। यानी कि एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शंस में बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो नियंत्रण का केंद्र है पर्यावरण पर परिचालन प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पुनर्बलन पर आंतरिक या बाहरी नियंत्रण को संदर्भित करता है। नियंत्रण का आंतरिक केंद्र या व्यक्ति के भीतर एक सामान्यीकृत प्रत्याशा का विकास है कि वह पुनर्बलन कैसे प्राप्त करता है। आंतरिक केंद्र वाले लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना के साथ कौशल उनके भाग्य को बदल सकता है और मजबूती ला सकता है। आंतरिक केंद्र वाले लोगों के लक्षण है, उन स्थितियों से बचना चाहिए जो पुनर्बलन पर नियंत्रण के खतरे में डालते हैं। वे सफलता की एक निश्चित संभावनाएं बनाए रखना पसंद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इज देयर अ रोल ऑफ फियर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चूज द बेस्ट ऑप्शंस। यानी कि क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है, सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा सही होगा प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा, नहीं भय या संवेग है और इसलिए संज्ञांश से संबंधित नहीं है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए, जो शिक्षण और अधिगम अत्यधिक संबंधित शब्द है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या और अन्य चर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं। संवेग संवेग व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या चार घटकों, एक सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव, शारीरिक उद्दीपक, विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं की सक्रियता और संग्रहित जानकारी और विशिष्ट प्रत्यक्ष व्यवहार के साथ एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि माता पिता खुशी के संवेग को प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे को स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है। देखिए, दिया गया है आपका एजर्सन, टीचर शुड फोकस अपॉन एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप मेटाकॉग्निशन एबिलिटी टू थिंक ऑन वन ओन थिंकिंग। आपका रीजन दिया गया है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन टू सेल्फ रेगुलेट देयर थिंकिंग। यानी कि कथन दिया है आपका, अध्यापक को बच्चों में आदि संज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता को विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। रीजन दिया गया है आपका, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वयं नियंत्रित करने में मदद करता है। तो बिल्कुल
26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका एजर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। ठीक, देखिए जो संज्ञान सूचना का मानसिक प्रसंस्करण है, जो मानव मन का कार्य है, जो धारणाओं को संप्रतियों में विकसित करने की अनुमति देता है। ठीक, जो अनुमति देता है जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें अधिसंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान क्षमताओं की कुछ विशेषताएं, अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों को भिन्न बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्य क्षमताओं पर नियंत्रण देता है। या शिक्षक को विभिन्न गतिविधियां, प्रयोगों और व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के अधिसंज्ञान के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मोड ऑफ लर्निंग वुड बी प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा प्रश्न के अनुसार। तो 27 का आपका आंसर होगा ड्रिल और बार बार अभ्यास, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए जो अर्थपूर्ण अधिगम है, अर्थपूर्ण अधिगम का परिणाम तब होता है जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से और स्पष्ट रूप से नए ज्ञान को उन प्रासंगिक अवधारणाओं से जोड़ता है जो उनके पास पहले से ही है। जब अर्थपूर्ण अधिगम होता है तो यह हमारी असंपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, मौजूदा अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ लॉट ऑफ इंटुइटिव थ्योरी ऑफ अबाउट नेचुरल फिनोमिना आर टीचर शुड। यानी कि विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाओं साझा करने की प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए जो सहज का अर्थ है बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण या तर्क प्रक्रिया के कि किसी चीज को समझने या जानने की क्षमता का होना। शिक्षकों को छात्रों की समस्या के बारे में अपने विचार और अपने अंत ज्ञान साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें छात्रों को निम्न में से मदद मिलती है। अपने विचारों को कक्षा में स्वतंत्र रूप से रखने में, उन्हें कुछ कहने या कुछ पूछने के लिए निडर बनाने में, शिक्षक को अपनी कक्षा का वातावरण छात्र की आवश्यकता के अनुसार बनाने में, कक्षा शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित रखने में उन्हें प्रेरित करने में मदद करना चाहिए। अधिगम को बेहतर बनाने के लिए उनकी पूर्व धारणाओं को समस्याओं से जोड़ने में उनकी मदद करना चाहिए। इसलिए हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि पूर्व धारणाएं छात्रों को प्रोत्साहित करती हैं और उन्हें अपने अधिगम के निर्माण पर मदद करती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, while teaching for conceptual understanding a teacher should। यानी कि संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए जो अधिगम को अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार यदि व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है या वृद्धि है या परिपक्वता के कारण, तो यह अधिगम नहीं है। अधिगम की प्रमुख विशेषता अनुभव है। अभ्यास या अनुभव के अभाव में व्यवहार में कोई परिवर्तन अधिगम के योग्य नहीं है। और जो संप्रत्यात्मक समझ है वह समझ है जिसमें शिक्षार्थियों को समस्या के मूल का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि शिक्षार्थियों को संबंधित समस्या का कोई पूर्व अनुभव नहीं है या पूर्व अनुभव है, तो संप्रत्यात्मक अधिगम प्राप्त करना आसान है, क्योंकि अनुभव पुराने विचार उन्हें संप्रत्यय नए विचारों को सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करने में मदद करते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सीडीपी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर ऑप्शन आएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यानी कि सही होगा। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रोत्साहित। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति एवं प्रत्यास्मरण पर जोर दिया जाना चाहिए। 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपका जो सामाजिक रचनावाद है, सामाजिक रचनावाद अधिगम की सहयोगी प्रकृति पर केंद्रित है। ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ उनकी संस्कृति और समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक रचनावादी स्वरूप छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक विन्यास की भी सम्मिलित करना होता है। इसमें वे सीखते हैं कि जिसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है क्योंकि वे अपने विचारों को बदलते हैं। इस दृष्टिकोण से कभी-कभी स्थिति अनुभूत छात्रों को संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा का उपयोग और विचित्र संदर्भों से अर्थ कैसे प्राप्त होता है, छात्रों से भूमिका निभाने के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे आज की सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। 28 दिसंबर के पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचर एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल एट स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में उनको समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।